चैप्टर 31 आई शो यू द रियल हेल। फ्लैशबैक। ये वन्या और समक्ष की दूसरी मुलाकात थी जब से सिद्धार्थ गया था। वन्या अपने एक कजिन रूबी के घर आई हुई थी। रूबी और वन्या की बहुत बनती थी। जब से रूबी को पता चलता था वन्या के साथ क्या हुआ है, उसका मिलना जुलना काफी हो गया था। ऐसे ही एक वीकेंड जब रूबी वन्या ने मिलने ना जा सकी तो उसने वन्या को अपने घर बुला लिया। शायद इसी बहाने वन्या के लिए थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन खुद वन्या के साथ रहना उसकी जॉब से एक अर्जेंसी आ गई थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद वन्या गुमसुम हो गई थी। वन्या बालकनी में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। तभी एक गाड़ी ओवर स्पीड में आई और बालकनी के सामने वाले पेड़ पर आकर टकरा गई। वन्या ने आवाज सुन उधर देखा और नीचे की तरफ भागी, शायद किसी को मदद की जरूरत है। वन्या भागकर गाड़ी के पास गई, तभी अंदर से समक्ष बाहर निकला। वन्या शॉक होकर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समक्ष अपना अंदर फंसा पैर बाहर निकाल रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा था, बस दुर्घटना हो गया। वन्या, क्या मतलब? समक्ष दिख नहीं रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, हेल्प करो मेरी। वन्या उसकी मदद करने लगी, लेकिन समक्ष का पैर बाहर नहीं आ पा रहा था। ऊपर से गाड़ी में से धुआं निकल रहा था। कार बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। वन्या ने समक्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप फोर्स के साथ फुट खींचो अपना, मैं आपको खींचती हूँ। समक्ष ने वैसा ही किया। समक्ष ने कसकर झटका मारा अपने पैर को। इसी के साथ वन्या ने खींच लिया समक्ष को। समक्ष वन्या के ऊपर आ गिरा। वन्या ने नीचे गिरते ही अपनी आंखें बंद कर ली। समक्ष उसके चेहरे को देखते हुए खो गया। वन्या के होंठ उसे बहुत ज्यादा आकर्षण लग रहे थे। वो खोया हुआ कि वन्या के होंठ की तरफ झुकने लगा। वन्या ने आंखें खोल जब समक्ष को अपने इतने करीब देखा तो उसने तुरंत समक्ष पुश करते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? समक्ष भी होश में आया और उठ गया। वन्या ने उसके हाथ पर कुछ कट देखे तो कहा, आप चलो मेरे साथ, आपको बैंडेज की जरूरत है। समक्ष ने भी सहमत जताई और उसके पीछे चला गया। समक्ष ने अंदर जाते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है क्या तुम्हारे सिवा? वन्या फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हुए, नहीं ये मेरी कजिन का घर है जो अभी अपनी जॉब पर है। तभी वन्या ने समक्ष को काउच पर बैठाया और पट्टी करने लगी। समक्ष चुपचाप बैठा वन्या को निहारे जा रहा था, जो अपना काम बहुत ध्यान और लगन से कर रही थी। कुछ देर बाद वन्या ने पट्टी करके कहा, हो गया। समक्ष ने सर हिलाकर कहा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। वन्या खाने की मेज की तरफ मुड़ी, तभी समक्ष उठने लगा। तभी उसका सर घूमने लगा। वो फिर से काउच पर बैठ गया। वन्या ने ये देखा लिया और उसे पानी देते हुए कहा, आप रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद चले जाना। समक्ष, नहीं मैं ठीक हूँ। वन्या, नहीं तुम नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आप थोड़ी देर बैठो फिर चले जाना। तभी वन्या को अपने फोन की याद आई जिसे वो कमरे की बालकनी में छोड़ आई थी। वन्या ऊपर की ओर गई, अपना फोन लिया। तभी समक्ष भी उसके पीछे आ गया। उसने सिद्धार्थ की तस्वीर को देखा जिसे वन्या थोड़ी देर पहले देख रही थी। समक्ष ने वो फोटो उठाए और बड़े ध्यान से सिद्धार्थ को देखने लगा। वन्या ने जब समक्ष को सिद्धार्थ की फोटो को इतने ध्यान से देखते देखा तो कहा, ये उसके कॉलेज के सेकंड ईयर की फोटो है जहां उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया था। वो सब सोच वन्या की आंखें नाम हो गई। समक्ष ने फोटो रखते हुए कहा, सिद्धार्थ को मारने में किसी एक का हाथ नहीं है। वन्या ने व्यंग्य कसते हुए कहा, मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं कि आपको ये बात कैसे पता है, क्योंकि सगाई से पहले वो आपसे मिलने आया था। उसे गोली आपके घर लगी थी। समक्ष, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी समक्ष कुछ बोलता है। वन्या ने रोते हुए कहा, गलती किसी की भी हो, खोया तो मैंने है सब कुछ। मुझे नहीं पता आप में और सिद्धार्थ में क्या बात हुई, लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। सब खो दिया मैंने। उस दिन जहाँ मुझे सबसे ज्यादा खुशियाँ मिलने वाली थी, वहीं मुझे सिर्फ दर्द और आंसू मिले। वन्या से कंट्रोल नहीं हुआ, उसने अपना मुंह फेर लिया और सुबकने लगी। समक्ष ने उसके करीब खड़े होकर कहा, शादी करोगी मुझसे? वन्या ये सुन शौक होकर एक कदम पीछे हट गई। समक्ष, जो तुमने खोया है वो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जिसकी वजह से तुमने खोया है वो तुम्हारे सामने ले आऊंगा। लेकिन इन सब में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और बात रही तुम्हारी खुशियों की, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी।
वन्या ने अपने आंसुओं का पोंछा और थोड़ी देर सोचा इस बारे में। सिद्धार्थ की गुनाहगार उसे भी चाहिए और उन तक सिर्फ समक्ष ही पहुंच सकता है। वो सिद्धार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है तो ये भी सही। वन्या ने समक्ष को देखते हुए कहा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो समक्ष जब चाहे जहां चाहे जैसे सजा दोगी मंजूर होगी। वन्या, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं शादी करने से पहले। समक्ष, तुम्हारे सामने कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। वन्या, आपको कैसे पता मैं ये कहने वाली थी? समक्ष मुस्कुराते हुए, बस पता है, बाकी शर्तें फिर बता देना, अभी मुझे जाना होगा। ये बोल समक्ष वन्या को देख और उस लाल धागे को देख जो वन्या की कलाई पर बंधा था चला गया। फ्लैशबैक ओवर। निमित ने आकर समक्ष को जगाया। समक्ष ने अपने आसपास देखा, वो हकीकत में वापस आ गया था। तापस समक्ष के पास बैठते हुए, समक्ष तुझे भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तू जानता है वो किस चरण से गुजरी है और एक लड़की सब बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने चरित्र पर उठे सवाल नहीं। समक्ष, उसने भी तो घटिया इल्जाम लगाए मुझ पर अर्पित, लेकिन उसमें भाभी की गलती नहीं है। उनको जैसा दिखाया गया उन्हें वैसा ही लगा और किसी भी पत्नी का अपने पति को किसी और के साथ देखकर यही रिएक्शन होता है। समक्ष गुस्से में, पता करो कि ये फोटोज किसने भेजी, ये वन्या को किसने किया है ये सब? कौन है जो मेरे हाथों मरना चाहता है? इसके बाद समक्ष रूम में गया। वन्या रोते रोते नीचे फर्श पर ही लेटकर सो गई। उसके हाथ में एक फ्रेम था जिसे उसने कस के पकड़ रखा था। समक्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटाकर उसके आंसू पोंछे। उसने वो फ्रेम वन्या के हाथ से छुड़ाकर साइड में रखने लगा। तभी उसे उस फ्रेम की फोटो दिखी। उस फोटो को देख समक्ष ने कड़वाहट से कहा, आज भी वन्या के दिल में तू ही है सीध। तूने सही कहा था उस दिन, तेरी वन्या को मैं अपना कभी नहीं बना पाऊंगा। ये बोल वो बाहर चला गया। सुबह का वक्त। सताक्षी एक होटल रूम में सो रही थी। उसने अपने आप को एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ था क्योंकि उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी एक लड़का वॉशरूम से बाहर निकला। उसने अपनी कमर पर एक तौलिया लपेट रखा था। तभी सताक्षी की नींद खुली। पहले उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। उससे झट से उठकर खुद को देखा और फिर सामने देखा जहां वो लड़का खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। सताक्षी गुस्से में, गौतम ये क्या किया तुमने? मेरा प्लान फेल कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौतम, बेबी गुस्सा क्यों हो रही है? कल तुम इतनी हॉट लग रही थी कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, बस इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। और हमने कौन सा ये सब पहली बार किया है? सताक्षी, पर कल प्लान मेरा समक्ष को अपने करीब लाने का था और उस वन्या को मारने का। हाँ, वन्या अब तक मर गई होगी ना। गौतम, रुको, दिखता हूँ तुम्हें कुछ। गौतम ने एक क्लिप चलाकर सताक्षी के सामने करी। सताक्षी वो पूरी क्लिप देखने के बाद शैतानी स्माइल करके बोली, टच इतनी सी बात में वन्या रोने लगी तुम? अभी तो पिक्चर बाकी है। बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत पर, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हारी हाल इससे भी बदतर कर दूंगी। मुझे जेल भेजा था ना तुमने? अब रुको और देखो, मैं तुम्हें असली नरक दिखाऊंगी। वो क्लिप कल रात वन्या और समक्ष के झगड़े की थी जहां वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और वन्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी बेतहाशा। गौतम से उससे फोन लेकर साइड में रखा और उसे किस करने लगा। उसने अपना तौलिया जमीन पर फेंका और वापस से सताक्षी को अपने आगोश में ले लिया। वही वन्या की नींद खुली। उसने टाइम देखा तो 8 बजे थे। 9 बजे उसका ऑफिस था। फिर उसने अपने आप को बिस्तर पर देखा। उसे कल की सारी बातें याद आ गई। फिर वो खुद को संभाल कर उठी। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर गई। उसने बाहर आकर पूरे हाल में देखा लेकिन उसे कहीं समक्ष नजर नहीं आया। उसकी नज़रों को बस समक्ष की ही तलाश थी। तभी उसे निमित बैठा दिखाई दिया। उसने वन्या की नज़रों को समझकर कुछ बताया तो वन्या रोने लगी। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 32 लैप्टर सनकिश। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। वन्या को जब कल की सारी बातें याद आईं तो एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई। समक्ष से शादी उसने जिस मकसद से भी की थी, लेकिन समक्ष से उसे ये उम्मीद नहीं थी। इस शादी ने उसे अभी तक सिर्फ आंसू और दर्द दिया था। जब से उसकी शादी से हुई है उसका एक दिन भी सुकून से नहीं गया। वन्या ने अपने आप से कहा, वन्या तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तू जानती है इस शादी का कोई मतलब नहीं। अगर वो मुझे धोखा दे रहा है तो तू भी उसे धोखा दे रही है।
तभी वन्या का अक्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ, उसे व्यंग्यात्मक रूप से कहा, हाँ सही सोच रही है तू, सही कहा तूने, तू उसे धोखा दे रही है, लेकिन फिर तुझे उसे सताक्षी के साथ देखकर गुस्सा क्यों आया, क्यों दर्द हुआ तुझे? है कोई जवाब? और उस रात तेरा बहकना वो सब क्या था? तू नहीं मानती ना इस शादी को, फिर क्यों करीब आने दिया समक्ष को अपने? वन्या खड़े होते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े समय के लिए दिल की सुनी थी मैंने, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं वो करके यहाँ से चली जाऊंगी। वन्या तैयार होकर बाहर आई, उसने चारों तरफ देखा जैसे फिर से उसकी नजरें समक्ष को ढूंढ रही हो। तभी निमित ने कहा, सुप्रभात भाभी, कैसे हो आप? वन्या हल्की स्माइल करके, मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ? निमित, बस ठीक हूँ। वन्या निमित का जवाब सुन इधर उधर देखने लगी। निमित ने उसकी नजरों को समझकर कहा, भाभी आपको समक्ष को ढूंढ रही है? वन्या ऐसे प्रश्न से हड़बड़ा गई, उसने जल्दबाजी में पहले हाँ में सर हिलाया, फिर ना में। ये देख निमित ने स्माइल करते हुए कहा, भाभी समक्ष 2 दिन के लिए किसी से काम से बाहर गया है, जल्दी ही वापस आ जाएगा। वन्या ये सुनकर शॉक हो गई, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई, ये सोचकर कि समक्ष को कोई फर्क ही पड़ता है उसके गुस्सा होने से, नाराज होने से। वो मनाने तो क्या, उसे सॉरी कहने भी नहीं आया। निमित ने जब वन्या को रोते देखा तो कहा, भाभी आप रो क्यों रहे हो? समक्ष जल्दी आ जाएगा, और नहीं आया ना तो मैं उसके कान पकड़ के आपके सामने ले आऊंगा। तब तक आपकी जिम्मेदारी मेरी, आपको जिस भी चीज़ जरूरत है आप बस हुक्म करना। ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। निमित फिर दांतों तले जुबान रख, सॉरी सॉरी, थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ। वन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा, फिर स्माइल करके कहा, फिलहाल मुझे एसएस एंटरप्राइजेस पहुंचा दीजिए, मेरी जॉब का आज पहला दिन है। निमित हंसते हुए, अरे वाह, आपकी वहाँ जॉब लगी? मैं भी वही काम करता हूँ। चलो दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट कर लो। वन्या, नहीं, मैं आज पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अभी चले प्लीज। निमित बाहर जाते हुए, आपका हुक्म सर। आंखों पर वन्या ने स्माइल करते हुए सर हिला दिया। कुछ देर बाद वन्या और निमित एसएस एंटरप्राइजेस में एंटर करते हैं। सोहम को सब कुछ तापस ने पहले ही समझा दिया। वन्या से क्या क्या काम करवाना है ये सब उसी दिन तय हो गया था जब वन्या ने रिज्यूमे भेजा था अपना एसएस एंटरप्राइजेस में। सोहम ने वन्या को उसका केबिन दिखाया और वन्या को उसका पहला काम बताया। वन्या केबिन देखते हुए, सर ये तो बहुत बड़ा केबिन है, क्या ये पूरा केबिन मेरा है? सोहम मन में, मैडम आप मुझे सर मत कहिए वरना सर मेरा सिर अलग कर देंगे, और ये केबिन ही नहीं पूरा ऑफिस आपका, आप जिसे चाहें जहां चाहें प्रमोशन और डिमोशन कर सकती हैं, आप मेरे बॉस की भी बॉस है। वन्या सोहम के आगे हाथ हिलाकर, सर आप कहाँ खो गए? सोहम वापस रियलिटी में आते हुए, मैम आप मुझे सोहम ही बुलाए प्लीज। वन्या कंफ्यूज्ड होते हुए, क्यों मैं आपकी जूनियर हूँ, आप मुझे मैम ना बुलाए। सोहम, लेकिन अब आप सर की पीए हैं ना, तो मैं आपको मैम ही बुलाऊंगा और आप मुझे सोहम बोलिए, मंजूर है? वन्या, ओके सर, मेरा मतलब सोहम। सोहम ने फिर एक बेल प्रास की एक लड़की आई, उसने आकर सोहम को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। सोहम ने सर हिलाया, फिर वन्या को देखकर कहा, मैम ये है वंशी, यहाँ की इंचार्ज। आपको कोई समस्या आए तो आप इनसे कंसल्ट कर लेना। फिर वंशी की तरफ देखकर, ये बॉस की पीए है, इनका खास ख्याल रखना। वंशी ने हाँ सर कहा। वन्या ने वंशी को 2 बार नोटिस किया, उसे वंशी सीधी साधी लगी जो अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँची है। उसके लुक में भी सादगी थी। वन्या ने वंशी से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो आई एम वन्या। वंशी खुश होकर, मैं वंशी आपकी नई दोस्त, मैं आपको दोस्त बोल सकती हूँ ना वन्या? हाँ जरूर, अब हमें साथ में काम करना है, तो दोस्त तो बन ही गए। फिर वन्या ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चलो अब जल्दी से मुझे आज का काम समझाओ। वंशी स्माइल करते हुए, जी जरूर। वही केबिन में समक्ष को छोड़ बाकी सारे बैठे थे, निमित, अर्पित, तापस और जीवन। उनके सबके चेहरे गंभीर थे। सामने लैपटॉप पर वन्या के केबिन की रिकॉर्डिंग चल रही थी जो अपने काम में मगन हो गई थी। जीवन, यार ये समक्ष कहाँ चला गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। रात को घर से बाहर निकला था ये कहकर कि थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है, फिर आ जाएगा, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
तापस तू जानता है ना, जब तक वो ना चाहे उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। निमित लैपटॉप की तरफ देखते हुए, लेकिन भाभी से और कितने दिन झूठ बोलेंगे, अभी तो कह दिया कि 2 दिन बाद आ जाएगा, अगर नहीं आया तो। अर्पित इस शैतान का ये सही है, खुद गलत बोलकर भाभी को नाराज किया, फिर खुद ही सब छोड़कर चला गया। भाभी का भी नहीं सोचा उसने। तापस तुम सब जानते हो ना, उसके दिमाग को कोई नहीं समझ पाया है। वन्या की फिक्र उसे हम सबसे ज्यादा है, तो आ जाएगा वापस। तब तक हम अपना काम करते हैं, वन्या का ख्याल रखते हैं। फिर तापस ने सबको देखते हुए कहा, आज से तब तक जब तक समक्ष वापस नहीं आ जाता, हमेशा वन्या के आसपास हम में कोई मौजूद रहेगा, हर समय हमें उन्हें खतरों से दूर रखना है। वैसे ही वन्या के ऊपर बहुत हमले हो चुके हैं, अब ये जिम्मेदारी हम सबकी है। सब ने हाँ कहकर सहमति जताई। फिर निमित ने सोहम को बुलाया। सोहम ने अंदर आकर ग्रीट करके कहा, हाँ सर। अर्पित कौन सर? दिख नहीं रहा है, तेरा सर यहाँ नहीं है। सोहम कुछ कहता कि जीवन ने कहा, उसने सर निमित को कहा है। अर्पित मुंह बनाकर, इसको सर कहकर इज्जत क्यों दे रहे हो? ये तो ऑफिस में भी सालों बाद कदम रखता है। निमित वो इसलिए क्योंकि मैं बाहर के कामों से डील करता हूँ। और सोहम तुम समक्ष के सेक्रेटरी हो, उसी को सर कहा करो। फिलहाल वन्या भाभी के लिए खाना लाओ, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सोहम यस कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद सोहम खाना लेकर आया वन्या के केबिन में। वन्या ने खाना देखते हुए कहा, आप क्यों ले आए? मैं कैंटीन से खा लेती। सोहम बात संभालते हुए, वो आप नए हो ना मैम, बस इसलिए ले आया, और आते ही आपने इतना काम का बोझ खुद पर लिया तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए आपको। वंशी ने भी वन्या को खाना खाने को कहा। उसे वन्या का स्वभाव बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो दूसरी ऑफिस के कर्मचारियों की तरह की हाई प्रोफाइल नहीं रखती थी। वन्या ने कहा, ठीक है, हम तीनों ही साथ बैठकर खाते हैं। आप दोनों को भी एनर्जी चाहिए होगी, आप भी सुबह से काम कर रहे हैं। दोनों ने मना करना चाहा, पर उससे पहले ही वन्या ने कहा, जल्दी हाँ बोलो दोनों, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी खाना, और वैसे भी मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। दोनों वन्या के जिद करने पर वही बैठकर खाने लगे। तापस वन्या की सारी बातें सुनकर बोला, कितनी भोली और साफ दिल की है वन्या, ये हमारे शैतान को कैसे मिल गई। जीवन वो सब छोड़ो, सोचो जब भाभी को समक्ष की सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा। भाभी कैसे रिएक्ट करेगी, समक्ष को वैसे ही स्वीकार करेगी या नहीं। ये सुन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए, जैसे उन्हें आने वाले कल का आभास हो रहा हो। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। वन्या ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि निमित ने आकर कहा, भाभी चलो आपको ड्रॉप कर दूं। वन्या, नहीं भाई मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? निमित, भाभी इसमें क्या परेशान होना है, हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों साथ में ऑफिस आएंगे और घर जाएंगे। वन्या ने ओके कहकर बैग लिया और निमित के साथ चली गई। वन्या रात के वक्त बैठ समक्ष को कॉल पर कॉल कर रही थी, लेकिन समक्ष एक भी कॉल आंसर नहीं कर रहा था। तभी वन्या का फोन बजा। सामने वाली की बात सुन उसकी आंख में गुस्सा उतर आया। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।